वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन के इस लेक्चर में हम लोग जो आपका अगला यूनिट है प्रोटेक्टिव रिलेज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। रिले जैसा कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में, क्योंकि पीछे जो हमने फॉल्ट एनालिसिस किया इसमें और हमने स्विच गियर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें रिले के बारे में हमने पढ़ा था कि रिले एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। और मैंने आपको बताया था कि सीटी के सेकेंडरी से वायर रिले में जाता है और रिले में हम लोग सेटिंग करते हैं, करंट सेटिंग एंड टाइम सेटिंग। जो हम करंट सेटिंग करते हैं, अगर सीटी के सेकेंडरी से जो करंट आ रहा है वो उस सेटिंग से ज़्यादा है, जो हमने सेट किया है उससे, अगर सीटी के सेकेंडरी से जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिले के कॉन्टेक्ट क्लोज होंगे और वो एक डीसी सप्लाई देगा ब्रेकर को और ब्रेकर ट्रिप करेगा, बेसिकली जो बात है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्रेकर को जो ऑपरेशन देने का जो काम है वो रिले का ही है और रिले ही सेंस करता है कि करंट सर्किट में जो है या वोल्टेज जो भी जिस भी टाइप का रिले हो वो जो हमने जो सेट किया वैल्यू उससे ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो रिले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई टाइप के रिले होते हैं, हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन भी देखेंगे रिले का अलग अलग टाइप का। तो रिले का जो बेसिक जो वर्किंग है, जो ट्रिप सर्किट मतलब इंटरनल वर्किंग, तो हम लोग देखेंगे अलग अलग रिले का किस तरह से काम करता है ना। मैंने आपको बताया था कि रिले में एनो कॉन्टेक्ट्स होते हैं नॉर्मली ओपन, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ओपन होते हैं, और जब फॉल्ट आता है या कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होता है तो वो ओपन कॉन्टेक्ट्स क्लोज होते हैं, है ना। कुछ नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होते हैं और जब फॉल्ट आता है एबनॉर्मल कंडीशन होता है तो वो ओपन हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, तो उसका इंटरनल वर्किंग तो हम लोग देखेंगे जब अलग अलग टाइप ऑफ रिले पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रिले का एक कंप्लीट सर्किट में जिसको ट्रिप सर्किट कहा जाता है, ये हम लोग देख चुके हैं, पर और देख लीजिए इसको क्या होता है। देखिए, रिले जो है ना अलग अलग टाइप के हैं। ओवर करंट रिले भी हैं, ओवर वोल्टेज रिले भी हैं, इम्पीडेंस रिले भी होता है जो कि इम्पीडेंस चेक करता है, डायरेक्शनल रिले होता है, डिफरेंशियल रिले होता है। तो रिले में जैसे यहाँ पर रिले है, एक्चुअली क्या है, ये बस बार है, ठीक है, और इस बस बार से सपोज ये एक फीडर गया है, ठीक है, ये एक फीडर है और इस फीडर में आगे यहाँ पर क्या है, सीटी है, ठीक है, ये बस बार है और यहाँ से सपोज एक सीटी है और सीटी का जो आउटपुट है मतलब प्राइमरी, वो ब्रेकर से कनेक्टेड, जो हम लोग देख चुके हैं स्विच गियर के पहले लेक्चर में। ये सीटी के बाद ब्रेकर है, ये ब्रेकर का कॉन्टेक्ट है, और सीटी के सेकेंडरी से जो वायर है वो गया है किसमें, रिले में। यहाँ पर मैंने एक और चीज की है कि जो बस बार से जो पीटी है, बस बार में पीटी भी लगा होता है जो कि वोल्टेज को चेक करता है कि बस बार को एप्रोप्रिएट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पीटी से भी रिले को जा सकता है, सीटी से भी जा सकता है, पीटी से भी जा सकता है, दोनों से अलग अलग भी जा सकता है या दोनों के कॉम्बिनेशन भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका रिले है। अगर आपका रिले ओवर करंट टाइप का है जो कि ये चेक करता है कि जो करंट जो सेट वैल्यू मतलब करंट जिसमें हम लोग चेक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी भी देखेंगे जिसका करंट है, मतलब कि जिसको ये चेक करना है कि करंट की वैल्यू सेट वैल्यू से ज्यादा है कि कम है, तो उसमें सिर्फ सीटी से आ जाएगा इसमें, है ना। अगर ओवर वोल्टेज रिले है जो कि ये चेक करता है कि वोल्टेज ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो वहां पर सिर्फ पीटी से आ जाएगा। अगर इंपीडेंस रिले है जिसको कि इंपीडेंस को चेक करना है, उसमें वोल्टेज करंट दोनों चाहिए, तो वहां पर सीटी से भी आ जाएगा, पीटी से भी आ जाएगा। तो रिले में जो सप्लाई आती है वो सीटी से आएगी कि पीटी से आएगी कि दोनों से आएगी, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिले पे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि बस बार से पीटी कनेक्टेड है और पीटी का जो सेकेंडरी है वो भी रिले से कनेक्टेड है और सीटी का जो सेकेंडरी है वो भी रिले से कनेक्टेड है। और रिले में एक टर्मिनल जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है और इसके बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो ट्रिप कॉइल से कनेक्टेड। ये ट्रिप कॉइल कहाँ होता है, ये ट्रिप कॉइल ब्रेकर का ही पार्ट है ना, ये मैंने आपको बताया था, ट्रिप कॉइल इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रेकर। तो जब भी जो आपने इसमें सेट किया है वैल्यू, है ना, जब भी करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू सेट वैल्यू से ज्यादा होगी
तो रिले का ऑपरेशन शुरू होगा, मतलब ये कॉन्टैक्ट का क्लोज होना शुरू होगा। लेकिन ये तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि आपने जो टाइम सेट किया है उस उतना ना हो जाए। आपने टाइम सेट किया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद ही वो कॉन्टैक्ट्स क्लोज होंगे, है ना, तब तक नहीं होगा। तो जो भी है, उसके बाद जब ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज होंगे, जैसे ही क्लोज होगा वैसे ही यहाँ से करंट चला जाएगा ट्रिप कॉइल को, सर्किट क्लोज हो जाएगा और ट्रिप कॉइल ब्रेकर को कॉन्टैक्ट क्लोज ओपन कर देगा। सॉरी, ब्रेकर कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन होंगे, नॉर्मली क्लोज होगा ब्रेकर का कॉन्टैक्ट, उसको ओपन कर देगा, आर्क बनेगा, आर्क एक्सटिंग्विश होगा और आपका ऑपरेशन होगा। ये बेसिकली जो ट्रिप सर्किट का है, ठीक है। तो रिले का बेसिक फंक्शन आपको पता है, आप उसको कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आइए कुछ रिले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, उनको देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिले से रिलेटेड, जिसमें कि सबसे पहले आपका रिले टाइम है और फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है, तो उसको देख लेते हैं पहले। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी रिले का हम लोग देखेंगे वो है रिले टाइम एंड फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, ठीक है। तो उसको मतलब रिले टाइम एंड फॉल्ट क्लियरिंग टाइम के साथ साथ और भी चीजें आप जान जाएंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले यहाँ सपोज t इक्वल टू 0 पर किसी टाइम पर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट अकरेंस, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे फॉल्ट हुआ। अब फॉल्ट होगा उसके कुछ देर बाद, जो आपने टाइम सेटिंग की होगी, जो आपने टाइम सेटिंग की होगी उतने देर के बाद रिले कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, क्लोज होंगे ना। आपने 1 सेकेंड सेट किया तो उतना टाइम तो लगेगा रिले को क्लोज होने में। तो ये जो टाइम होता है फॉल्ट अकरेंस से लेकर के रिले के कॉन्टैक्ट क्लोज होने का जो टाइम होता है उसको कहते हैं क्या, रिले टाइम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिले टाइम। अब जैसे ही रिले के कॉन्टैक्ट्स क्लोज होंगे, सर्किट जैसे ही क्लोज होगा, ट्रिप कॉइल पे जैसे ही करंट जाएगा वो ट्रिप कॉइल सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देगा। देखने में तो लगता है कि दिस इज इंस्टैंटेनियस, तुरंत होगा भी तुरंत, लेकिन उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। देखिए, तो रिले कॉन्टैक्ट के क्लोज होने से लेकर के इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के ओपन होने के बीच में, कॉन्टैक्ट रिले का कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ और सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन हुआ, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है उसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम, या सर्किट ब्रेकर ओपनिंग टाइम भी लोग बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम। अब क्या होगा, अब जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होंगे तो उनमें आर्क बनेगा, है ना, तो आर्क को बुझने में भी टाइम लगेगा। तो वही बात है कि इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, उसके बाद कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद क्या हुआ, इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, उसके बाद कुछ देर बाद और कॉन्टैक्ट ओपन होने के बाद आर्क बनेगा, उसके बाद आर्क बुझेगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसको कहते हैं आर्किंग टाइम, उसको कहते हैं आर्किंग टाइम। तो जब फॉल्ट हुआ वहां से लेकर के आर्क के बुझने तक का जो टाइम है टोटल, फॉल्ट हुआ वहां से लेकर के आर्क के बुझने का जो टाइम है टोटल, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, जो यहां लिखा हुआ है ना, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। और फॉल्ट हुआ और रिले ऑपरेट किया, उसके बीच का जो टाइम है वो क्या है, रिले टाइम, ठीक है। और रिले कॉन्टैक्ट क्लोज हुए और आर्क बुझा, इसके बीच का जो टाइम है वो कहलाता है सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम। रिले के कॉन्टैक्ट क्लोज होने से लेकर के आर्क के बुझने तक का जो टाइम है वो कहलाता है सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम। इसीलिए कभी कभी फॉल्ट क्लियरिंग टाइम को ये भी कहा जाता है रिले टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम, सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम ये भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहां से यहां तक है फॉल्ट क्लियरिंग टाइम और ये है रिले टाइम और ये है सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम कहां से कहां है, रिले के कॉन्टैक्ट के क्लोज होने से लेकर के फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन तक का जो टाइम है वो है सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और टाइम मैंने यहां पर ले लिया है डेड टाइम, है ना, डेड टाइम या आइडल टाइम भी बोलते हैं। तो डेड टाइम क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, इंस्टेंट ऑफ सब्सिक्वेंट रिक्लोजर ऑफ सर्किट ब्रेकर,
इंस्टेंट ऑफ सब्सिक्वेंट रिक्लोजर ऑफ सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या, उसको समझिए। देखिए यहां पे आपका आर्क बुझ गया, ठीक है, सर्किट ब्रेकर फुल्ली ओपन हो गया, लेकिन जो जैसे कि अगर हम बात करें फॉल्ट की, नेचर ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट जो है या तो फॉल्ट होगा परमानेंट फॉल्ट, क्योंकि तार टूट के गिर गया, या परमानेंट फॉल्ट, या होगा ट्रांजिएंट फॉल्ट, क्योंकि पत्ता सटा है हट गया, या फिर हो सकता है कि बिजली लाइटनिंग हुआ हो, है ना, तो लाइटनिंग हुआ हो, तो लाइटनिंग होगा तो भी, लाइटनिंग में भी दो टाइप का, अगर आप फोर्थ सेम में पढ़े हो तो लाइटनिंग जब होता है तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक या तो फ्लैश ओवर हो सकता है, या दूसरा पंक्चर हो सकता है। फ्लैश ओवर में क्या होता है, फ्लैश ओवर कम वोल्टेज पर होता है। फ्लैश ओवर में क्या होता है कि जो इंसुलेटर है उसके सरफेस से चार्ज का डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब लाइटनिंग आया, हाई वोल्टेज आया, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आया, वो इंसुलेटर के कई सारे जो लेयर्स हैं उन लेयर से पास होकर के ग्राउंड हो जाता है, वो भी फॉल्ट है। उस कंडीशन में भी आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा, लेकिन उस कंडीशन में वो परमानेंट फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ब्रेकर ट्रिप कर गया, अब दोबारा उसको क्लोज ट्रायल लेते हैं ना, दोबारा आप क्लोज की जगह होल्ड कर जाएगा, फ्लैश ओवर हुआ है, दैट इज नॉट पंक्चर। पंक्चर नहीं है, पंक्चर में इंसुलेटर के अंदर से करंट पास कर जाता है, इंसुलेटर डैमेज हो जाता है, वो बहुत हाई वोल्टेज पर होता है, ठीक है। तो फ्लैश ओवर अगर हुआ है तो फ्लैश ओवर हुआ, लार्ज करंट पास किया, ब्रेकर को तो ट्रिप कराएगा, लेकिन ऑपरेटर फिर से ट्रायल लेके देखेंगे, है ना, क्योंकि लाइटनिंग था, फ्लैश ओवर हुआ, फॉल्ट हो गया, ठीक है, फिर से ट्रायल लेके देखेंगे, लाइटनिंग तो अभी नहीं है, होल्ड कर जाएगा, ठीक है। या सपोज कि कोई पत्ता कोई सटा पेड़ का, जनरली जो लो वोल्टेज 33 किलो वोल्ट और उससे कम के जो होते हैं उनका पोल का हाइट ज़्यादा नहीं होता है, तो जो पेड़ वगैरह है वो सट सकता है तो पेड़ सटा, ग्राउंड हुआ पेड़ के थ्रू करंट, फॉल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, है ना, मतलब ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ये सारा ऑपरेशन ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, लेकिन ऑपरेटर फिर से ट्रायल लेंगे, हो सकता है कि पत्ता सटा हो, हट गया हो, तो फिर से ट्रायल लेंगे, होल्ड कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सटा हुआ हो, है ना, उसमें आग लग गया हो, वो जल रहा, ब्रेकर ट्रिप कर गया, सटा हुआ हो, आग लग गया हो, जल, फिर आप ट्रायल लेंगे, फॉल्ट ही दिखाएगा, क्योंकि अभी वो सटा हुआ है, अभी अच्छे पूरा जला नहीं है वो, है ना। तो होता क्या है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है ना सब स्टेशन में, ऑपरेटर ट्रायल जरूर लेते हैं, और इसको कहा जाता है रिक्लोजर। कभी कभी मतलब बहुत सारे सिस्टम्स में ऑटो रिक्लोजर भी होता है, जो कि खुद ही क्लोज करके देखता है, खुद ही क्लोज करके देखता है ना, या अगर नहीं है तो वैसे भी ऑपरेटर उसको 2 या 3 बार ट्रायल लेते ही लेते हैं, है ना। अगर 3 ट्रायल के बाद भी अगर ट्रिप हो गया तो इसका मतलब है डिक्लेयर हो गया कि परमानेंट फॉल्ट है, या तो इंसुलेटर पंक्चर हुआ होगा या तार टूट के गिर गया होगा। लेकिन 3 ट्रायल में अगर फीडर होल्ड कर गया तो इसका मतलब है कि कुछ ट्रांजिएंट था, जो मैंने आपको बताया उस टाइप का। इसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि 33 किलो वोल्ट के ऊपर यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, EHV के लिए ज़्यादा ट्रायल नहीं लेते हैं, एक ट्रायल मुश्किल से लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पेड़ के सटने का चांस कम रहता है, लाइटनिंग ही कारण बनता है, एक ट्रायल लेते हैं। उसके नीचे में 3 ट्रायल लेते हैं, 15 सेकेंड 15 सेकेंड पर, या और 1 मिनट का भी गैप रख सकते हैं एक ट्रायल में दूसरे ट्रायल में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने भी फॉल्ट आते हैं पावर सिस्टम में, उसमें से लगभग 80% जो फॉल्ट हैं, 80% जो फॉल्ट, मतलब मान लीजिए अगर 100 बार अगर ब्रेकर ट्रिप किया फॉल्ट पे महीने में, तो उसमें से 80 बार क्या होगा, 80% जो फॉल्ट होता है, एक बार मतलब फॉल्ट है उसका पहला जो ट्रायल लेगा उसी में फीडर होल्ड कर जाता है, मतलब 80% फॉल्ट तो फर्स्ट रिक्लोजर में ही खत्म हो जाता है, मतलब ट्रांजिएंट 80% फॉल्ट जो है वो फर्स्ट ट्रायल में ही क्लियर हो जाता है, मतलब कोई पत्ता सटा होगा, फ्लैश ओवर हुआ होगा, कुछ भी हुआ, कौवा सटा होगा, कुछ भी, मतलब दैट इज 10% जो फॉल्ट है वो सेकेंड ट्रायल में क्लियर हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट ट्रायल में लिए फीडर ट्रिप कर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर रुक गया, हो सकता है कोई पेड़ सटा हो, जल रहा हो, 15 सेकेंड 20 सेकेंड या एक मिनट बाद फिर से ट्रायल लेके देखा तो होल्ड कर गया। तो 10% फॉल्ट उस टाइप के होते हैं जो कि सेकेंड ट्रायल में होल्ड कर जाते हैं। 2% फॉल्ट
होते हैं ये, जो कि ये फर्स्ट ट्रायल में, ये सेकेंड ट्रायल में, 2% फॉल्ट जो होते हैं वो थर्ड ट्रायल में होल्ड कर जाते हैं, और बाकी बच गया जो 8%, वही 8% फॉल्ट परमानेंट फॉल्ट्स हो जाते हैं। ये 8% मतलब 100 में 8 ऐसा फॉल्ट होगा, 8 बार ऐसा होगा कि आप 3 ट्रायल भी लेंगे तो भी फीडर होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम परमानेंट प्रॉब्लम। उसको आप ब्रेक डाउन डिक्लेयर कीजिए और फिर लाइनमैन्स जो हैं वो लोग देखेंगे कि कहाँ फॉल्ट है, फिर उसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एक टाइम ऐड किया है, डेड टाइम, ये क्या है कि जब आपने आर्क आपका बुझा, ठीक है, उसके बाद आप फिर से ट्रायल लेंगे, है ना। हो सकता है आपके एक ट्रायल में फीडर होल्ड कर जाए, हो सकता है 2 ट्रायल में कर जाए, हो सकता है 3 ट्रायल में कर जाए, है ना। तो टोटल ये जो टाइम है इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन से लेकर के आपने जितना भी ट्रायल में टोटल टाइम जो लगाया, तो ये तीनों मिलाकर के लगभग आपको 2 मिनट में काम खत्म। तो 15 से 120 सेकेंड में 2 मिनट में ये तीनों ट्रायल लगभग लोग ले लेते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। या तो डिक्लेयर ही हो जाएगा परमानेंट ब्रेकडाउन, या फिर अगर होल्ड करना होगा तो होल्ड हो जाएगा। तो वो जो टाइम है, जो टाइम आप ट्रायल में ले रहे हैं, वो टाइम क्या है? डेड टाइम, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मतलब बार बार रिक्लोजर ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के ओपन होने से लेकर के रिक्लोजर का जो टाइम है, वो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है? सर्किट ब्रेकर रिक्लोजिंग टाइम, ठीक है। जिस समय इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, जिसमें ओपन हुआ उस समय से लेकर के जब रिक्लोजर का जो टोटल टाइम है वो क्या है? सर्किट ब्रेकर रिक्लोजिंग टाइम। तो यहां पे आप ध्यान देंगे, रिले टाइम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, आर्किंग टाइम क्या होता है, डेड टाइम क्या होता है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर रिक्लोजिंग टाइम क्या होता है। एक और बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहां पर इक्वल डिस्टेंस पर हम ले लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना रिले टाइम होगा उतना ही सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम होगा, उतना ही ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फिगर बनाने के लिए मैं ऐसा बना दी, क्लियर दिखने के लिए। एक्चुअली में ये कितना होगा वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर, क्योंकि रिले टाइम आप सेट करते हैं, सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम सर्किट ब्रेकर का खुद का जो टाइम लेता है वो होता है, आर्किंग टाइम डिपेंड करता है आपका किस टाइप का ब्रेकर है, और डेड टाइम डिपेंड करता है कि फर्स्ट ट्रायल में ही क्लियर हो गया कि सेकेंड ट्रायल में हुआ। तो ये एक्चुअली कितना कितना टाइम लेगा वो डिपेंड करेगा डिफरेंट ब्रेकर्स पे, डिफरेंट सिचुएशंस पे, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, या पहली जो प्रॉपर्टी नहीं, पहली जो टर्मिनोलॉजी थी रिले की, वो आप समझ गए, रिले टाइम। इसके अलावा जो सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो है कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी। कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी क्या होता है? बहुत आसान सी चीज है कि देखिए, जैसे कि अगर कोई ओवर करंट रिले है, ओसी रिले, है ना, तो ओसी रिले का क्या काम है कि अगर रिले से जो करंट जा रहा है, आपने जो वैल्यू सेट की है उससे ज्यादा अगर करंट जा रहा है तो रिले ऑपरेट करेगा। तो रिले जो ऑपरेट कर रहा है वो किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है उसका ऑपरेशन? करंट पे। तो उस रिले की जो कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? करंट होगी, ठीक है। जो ओवर वोल्टेज रिले है ना, तो जो ओवर वोल्टेज रिले है उसमें हम लोग वोल्टेज सेट करते हैं, है ना। और अगर जो वोल्टेज है रिले में, जो वोल्टेज आ रहा है पीटी से, वो वोल्टेज अगर सेट वैल्यू से ज्यादा होगा तो रिले ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी क्या हो गया? वोल्टेज। तो कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी आप समझ रहे हैं, रिले का ऑपरेशन जिस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी। जैसे आप पढ़ेंगे इंपिडेंस रिले, वहां पे हम लोग वोल्टेज और करंट से ये मेजर करते हैं कि इंपिडेंस कितना है, इंपिडेंस वहां हम लोग सेट करते हैं, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी क्या हो गया? इंपिडेंस हो गया। फिर आप देखेंगे डायरेक्शनल रिले में फेज एंगल वगैरह का लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी मतलब ये हुआ कि द क्वांटिटी ऑन विच द ऑपरेशन ऑफ रिले डिपेंड्स, है ना, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया। थर्ड, जो तीसरी जो क्वांटिटी है वो है बर्डन। बर्डन क्या होता है? बर्डन बहुत सिंपल सी चीज है कि देखिए, मतलब
रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट जो रिले से पास होना है, जो भी रिले हो, चाहे ओसी हो, चाहे आपका ओवर वोल्टेज रिले हो, जो भी रिले हो, उससे जो रेटेड करंट जो पास होना है, रेटेड करंट मतलब फॉल्ट करंट नहीं, रेटेड करंट। जैसे कि सपोज आपका कोई फीडर है और फीडर से जो करंट है वो नॉर्मली 100 एम्पियर के लमसम में रहता है, और आपकी जो सेटिंग मतलब आपका जो सीटी है वो 100/1 का है ना, तो सेकेंडरी से कितना करंट आएगा, 1 एम्पियर, है ना। तो रेटेड करंट क्या हो गया, लगभग 1 एम्पियर के करीब हो गया। तो जो रेटेड करंट है और जो रेटेड वोल्टेज आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही क्या होगा, बर्डन ऑन द रिले। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आगे जब इसको ये करेंगे तब। इसके अलावा जो फोर्थ टर्मिनोलॉजी है वो है पिकअप वैल्यू। पिकअप वैल्यू क्या है? पिकअप वैल्यू सिंपल सी बात है कि जो आपने सेट किया ना, आपने जो वैल्यू सेट की, ठीक है, वही वैल्यू क्या है, पिकअप वैल्यू। जैसे कि आपने सेट कर दिया 2.5 एम्पियर रिले में कि भाई अगर 2.5 एम्पियर से ज्यादा करंट आए, सपोज आपका सीटी था 100/5 का और आपने सेटिंग कर दी 2.5 एम्पियर, ठीक है, तो जो 2.5 एम्पियर है वो आपका पिकअप वैल्यू है। लेकिन अगर सीटी के टर्म्स में देखें, सीटी के प्राइमरी के टर्म्स में तो कितना होगा, ये 100/5 का सीटी है, मतलब उसके प्राइमरी से 100 होगा तो सेकेंडरी से 5 होगा। तो 2.5 अगर सेकेंडरी से होगा, उस समय प्राइमरी से कितना हो रहा होगा, 50 एम्पियर, है ना। तो सीटी के प्राइमरी से देखें तो पिकअप वैल्यू है 50 एम्पियर, और सेकेंडरी से देखें तो पिकअप वैल्यू कितना है, 2.5 एम्पियर। तो अगर पिकअप वैल्यू पूछा जाए तो इसका मतलब सेकेंडरी वाला ही हम लोग डालते हैं। तो ये वो वैल्यू है जो हम लोग सेट करते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। इसके बराबर या इससे ज्यादा जैसे ही वैल्यू जाएगी वैसे ही आपका रिले ऑपरेट करेगा। समझ में आ गई बात? तो दैट इज योर पिकअप वैल्यू। ओके, इसके अलावा एक और वैल्यू है जिसको कहते हैं रीसेट वैल्यू। रीसेट वैल्यू 5, रीसेट वैल्यू, ठीक है। रीसेट वैल्यू को समझने के लिए थोड़ा सा हमको साफ करना पड़ेगा बोर्ड, 1 मिनट। रीसेट वैल्यू क्या होता है, देखिए पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए 2.5 एम्पियर सेट किया, ठीक है ना, रिले में, ठीक है, कि 2.5 एम्पियर से ज्यादा करंट होगा तो रिले हमारा ट्रिप कर जाएगा। अब क्या हुआ कि फॉल्ट आया, ठीक है ना, फॉल्ट आया और करंट की वैल्यू बढ़ी। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि 100/5 का सीटी है और 2.5 एम्पियर इसमें सेट किया हुआ है, ठीक है। तो 50 एम्पियर से ज्यादा करंट जैसे ही होगा रिले आपका ट्रिप कर जाएगा। तो पहले करंट 40 एम्पियर था, उसके बाद फॉल्ट आया, करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, करंट बढ़ के 50 एम्पियर हुआ, ठीक है, और 50 से ऊपर गया तो रिले ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू तक करंट गया और उसके बाद फिर करंट बैक आया, क्योंकि साइनोसॉइडल है, करंट बढ़ेगा फिर घटेगा। तो जब वो करंट बैक आएगा तो वो वैल्यू करंट की जिसके बाद मतलब घटने में, एक बार 2.5 एम्पियर से बढ़ गया फिर अब वो घटेगा, तो घटने के क्रम में वो वैल्यू जिसके या मतलब वो वैल्यू जिससे जब कम हो जाएगा करंट तो रिले वापस अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा। उस वैल्यू को कहते हैं रीसेट वैल्यू। आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझिए। वैसे आपको लग रहा होगा कि सर वो भी तो 2.5 ही होगा, लेकिन थोड़ा समझिए इस चीज को। देखिए होता क्या है कि सपोज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मेनली हम लोग ये करते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। कैसे? आयरन पे कॉइल का वाइंडिंग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो है वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस्ड इन अ मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब कि कोई कंडक्टर होगा, उससे कोई करंट भी पास कर रहा होगा और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो उस पर एक फोर्स लगेगा और उसी फोर्स से वो
रिले वाला काम करेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को काम करने के लिए करंट चाहिए और फ्लक्स चाहिए। तो सपोज, अच्छा दूसरी बात कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं, हमारे सामने ये BH कर्व आ जाता है करंट और फ्लक्स के बीच का। देखिए जैसे मान लीजिए ये जो करंट है, ये वो करंट है जो कि ऑपरेटिंग कॉइल, मतलब ऑपरेटिंग कॉइल कहिए या आप रिले का जो कॉइल है, रिले में भी कॉइल होता है, रिले से करंट जो पास करता है, रिले से जो करंट पास कर रहा है वो ये है आई। तो जैसे कि सपोज एक सोलेनॉइड ले लें, एक सोलेनॉइड इस तरह का ना, ये रिले का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है, हम लोग पढ़ेंगे जब तो देखेंगे उसको। तो ये कॉइल से करंट आई गया, अब ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा फाई। कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? इस कर्व के हिसाब से बनेगा, BH कर्व के हिसाब से, क्योंकि आयरन है। ठीक है, ये करंट इससे जा रहा है और ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो भी मूविंग पार्ट होगा उस पर टॉर्क लगेगा। इस रिले के लिए हमको सपोज कि 5 अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, 5 फ्लक्स चाहिए, वेबर 5 वेबर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस रिले को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि करंट सपोज बढ़ा और करंट ये वाला पाथ ले रहा है, करंट बढ़ते 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 जब ए पे पहुंचेगा, ये ए वैल्यू करंट बढ़ रहा है, जब करंट ए पे पहुंचेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमको इतना फ्लक्स चाहिए ऑपरेशन के लिए, टॉर्क लगने के लिए। तो जैसे ही करंट ए पे पहुंचेगा टॉर्क लग जाएगा, रिले ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है, अब करंट बढ़ता रहा, उसके बाद फिर करंट डिक्रीज होना चालू हुआ। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि करंट तो यहां तक बढ़ा, उसके बाद करंट तो ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, लेकिन जब वापस है ना करंट ए पर आया, जब करंट तो फ्लक्स हो गया 5, रिले ऑपरेट कर गया। उसके बाद करंट बढ़ के यहां तक आया, दिस वैल्यू ए डैश तक बढ़ता है, साइनोसॉइडल ये नेचर ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ए डैश पे आया करंट, उसके बाद करंट फिर घटना चालू हुआ, घट के जब करंट ए पे पहुंचेगा तो उस समय घट के जब पहुंच रहा है उस समय क्या फ्लक्स की वैल्यू 5 ही है? नहीं, वो अभी इतना है, समथिंग लाइक दिस। अब समझ में आ रहा है आपको? करंट की वैल्यू बढ़ी बढ़ी बढ़ के जब वैल्यू ए पे पहुंची उस समय फ्लक्स आया 5 फ्लक्स चाहिए रिले को ऑपरेट करने के लिए, रिले ऑपरेट कर गया। उसके बाद करंट यहीं नहीं रुका, करंट और बढ़ा, करंट ए डैश तक आया, उसके बाद करंट घटना चालू हुआ, करंट घटना चालू हुआ। जब करंट घट के वापस ए पे पहुंचेगा उस समय फ्लक्स कितना है? ये है फ्लक्स, दिस ह्यूज वैल्यू। क्या रिले सपोज ये जो वैल्यू है दिस इज 2.5 एम्पियर, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये मान लीजिए 3 एम्पियर है, तो 2.5 पे आया, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, रिले ट्रिप कर गया, करंट बढ़ के 3 एम्पियर तक गया, उसके बाद फिर करंट घट के 2.5 एम्पियर पे आया। लेकिन उस समय चूंकि जो आपका जो ये जो आयरन है ना, ये BH कर्व को फॉलो करता है। अब रिटर्निंग में जब करंट रिटर्न होगा, घटते वक्त जब रिटर्न आएगा तब 2.5 एम्पियर पे इतना ही फ्लक्स नहीं होगा, उस समय फ्लक्स कितना होगा? इससे ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग को पता है रिटेंटिविटी होती है, रेसिडुअल रिटेंटिविटी होती है ना कुछ, जैसे करंट घट के 0 भी होगा तो भी इतना मैग्नेटिक फील्ड बचा रहेगा। इसीलिए जब ये घटते हुए ए पे पहुंचेगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड इतना रहेगा। तो क्या टॉर्क नहीं लग रहा होगा? क्या रिले ओपन हो जाएगा? नहीं, रिले अभी भी क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि फ्लक्स अभी भी 5 से ज्यादा है। फिर करंट घटेगा और घट के करंट जब यहां पे पहुंचेगा, जिसको मैंने बी कहा है, बी कैन बी 1 एम्पियर और समथिंग, जब ये वापस बी पे पहुंचेगा करंट यहां पे, तब ये फ्लक्स कितना है? 5। अब जब करंट इससे कम जाएगा 1 एम्पियर, सपोज 1 एम्पियर से जब करंट जाए कम होगा, लाइक सपोज यहां पे, तो अब इस समय आप देख लीजिए फ्लक्स कितना है? अब 5 से कम हुआ, अब रिले के कॉन्टेक्ट्स ओपन होंगे। बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग में 2.5 एम्पियर था, टॉर्क लगा, रिले के कॉन्टेक्ट क्लोज हो गए, उसके बाद 3 एम्पियर तक गया, कॉन्टेक्ट क्लोज रहे, घट के 2.5 एम्पियर पे आया, उससे भी कम हुआ लेकिन कॉन्टेक्ट क्लोज ही रहे।
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड जब करंट घट के 1 एम्पियर आएगा या उससे और कम होगा तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी और तब ये फिर कांटेक्ट टॉर्क लगना बंद होगा और कांटेक्ट स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग उसको वापस खींच पाएगा। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में था ना, एक फोर्स लगता था ऑपरेटिंग टॉर्क, एक फोर्स लगता था रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, है ना। तो जो स्प्रिंग है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क काम करता है। तो जब तक फ्लक्स फाई है तब तक ऑपरेटिंग टॉर्क स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा होगा और कांटेक्ट क्लोज रहेगा। और जैसे ही 1 एम्पियर से कम होगा तो वैसे ही क्या होगा, फाई की वैल्यू कम जाएगी, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा, कॉन्टैक्ट्स वापस ओपन हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये जो वैल्यू है 1 एम्पियर, दिस इज कॉल्ड एज रीसेट वैल्यू। ये क्या कहलाता है? रीसेट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि पिकअप वैल्यू एंड रीसेट वैल्यू आर नॉट बोथ द सेम। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। ऐसा लगता है कि 2.5 एम्पियर पे अगर ऑपरेट किया है तो वापस जब करंट 2.5 एम्पियर से कम होगा तो रिले कॉन्टैक्ट्स वापस ओपन हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जिस वैल्यू ऑफ करंट से कम आने पर रिले वापस अपने पुराने पोजीशन पे आ जाए उसको क्या कहते हैं? रीसेट वैल्यू कहते हैं। और यहीं पर एक और चीज आपको ध्यान देना जरूरी है, जिसको कहा जाता है रीसेट रेशियो। रीसेट रेशियो क्या होता है? रीसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय पिकअप वैल्यू। यहां पे रीसेट वैल्यू कितना हमने माना? 1 एम्पियर और पिकअप वैल्यू कितना माना? 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 या इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। और जितना आपका मटेरियल जितना अच्छा रहेगा उतना ये पतला होगा और उतना ये रेशियो क्लोज टू 1 होगा। तो ये एक और टर्म था रीसेट वैल्यू। सिमिलरली एक और टाइम आता है रीसेट टाइम, एक और टर्मिनोलॉजी है रीसेट टाइम। रीसेट टाइम, रीसेट टाइम क्या है? रीसेट टाइम ये है कि रीसेट वैल्यू, करंट रीसेट वैल्यू पे पहुंचा और उतना से लेकर के कांटेक्ट के ओपन होने में जो टाइम लगा वो कहलाता है रीसेट टाइम। सपोज कि आपका रीसेट वैल्यू से कम हो गया 9 बज के समथिंग 59 मिनट 10 सेकेंड पे, ठीक है ना, और कॉन्टेक्ट्स ओपन हुए 9 बज के 59 मिनट 11 सेकेंड पे, है ना, रिले के। तो वो 1 सेकेंड क्या हो गया आपका? रीसेट टाइम। जो टाइम ले रहा है रिले वापस रीसेट होने में, ठीक है, वही क्या कहलाता है? रीसेट टाइम। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे आपके, रीसेट वैल्यू, रीसेट टाइम, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे रिलेटेड टू रिले। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेज पे। क्लासिफिकेशन जो रिले का होगा वो 3 बेसिस पर होगा, है ना। जो पहला बेसिस है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन पे जो क्लासिफिकेशन है उसके ये सब टाइप्स हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, उससे काम होगा। एसी और डीसी दोनों के लिए इस टाइप के रिलेज काम में आते हैं, हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले फॉर बोथ एसी एंड डीसी दोनों के काम में आता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप। तो यहाँ पे इंडक्शन आ गया और इंडक्शन सिर्फ और सिर्फ एसी में होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप, जिसमें हम लोग इंडक्शन डिस्क टाइप पढ़ेंगे, इंडक्शन कप टाइप पढ़ेंगे, तो इंडक्शन डिस्क टाइप जो है ये सिर्फ और सिर्फ एसी के ही में काम आ सकता है। मतलब ये एचवीडीसी में भी काम दे सकता है, डीसी टाइप, बट दिस टाइप ऑफ रिले कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एसी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी में काम आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोथर्मल टाइप। इलेक्ट्रोथर्मल टाइप मतलब जो कि हीट से रिलेटेड है ना, हीट पे एक्सपेंशन हो, कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएं, तो इलेक्ट्रोथर्मल टाइप जो है वो आपको डीसी एसी दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है बुकोल्स रिले, ट्रांसफार्मर का, ये अलग ही है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले मतलब स्टैटिक रिले में क्या है कि इसमें स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक रिले जो है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल पे काम करके ऑपरेशन करते हैं। तो आप देख भी सकते हैं स्टैटिक रिले हम लोग को पढ़ना भी है। और इसमें यूज किनका किनका होता है? थर्मोआयोनिक वाल्व्स,
ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज करके ये रिले वर्क करते हैं, स्टैटिक रिले। और जो लास्ट में है, जो कि अब आजकल सबसे ज्यादा यूज में है, वो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, सॉफ्टवेयर बेस्ड रिलेज, जिसमें कि सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। आसिदा कंपनी और भी कई तरह कंपनी के रिलेज आते हैं इसके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले के। इसमें सॉफ्टवेयर होता है जो कि कॉन्टेक्ट्स को क्लोज वगैरह करवाता है। आप उसमें सेट कर देते हैं वैल्यू, जैसे और भी ब्रेकर में सेट करते हैं रिले में, और जैसे ही एक्चुअल वैल्यू सेट वैल्यू से ज़्यादा होती है, सॉफ्टवेयर उसको सेंस करके ऑपरेशन करवाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज भी हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बट माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है इसमें। सबसे ज़्यादा यूज़ अभी इन्हीं का अब हो रहा है। वैसे कई आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप तो कम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप भी मिलेगा, इंडक्शन टाइप ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले धीरे धीरे सबको रिप्लेस कर रहा है। तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी, या ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, कि आप करंट के लिए हैं, कि वोल्टेज के लिए हैं, कि पावर के लिए हैं, कि इम्पीडेंस के लिए हैं, है ना। तो आइए उसको देखते हैं। तो जो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। इसमें देख लीजिए, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवर पावर रिले। ओवर वोल्टेज होगा तो भी, करंट ज्यादा होगा तो भी, पावर ज्यादा होगा तो भी। नेक्स्ट है, तो जैसे ओवर वोल्टेज वाला है इसमें सिर्फ पीटी से कनेक्शन आ जाएगा, ओवर करंट वाला है इसमें सिर्फ सीटी से आ जाएगा, ओवर पावर वाला है तो उसमें दोनों से लाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर वोल्टेज, अंडर करंट, अंडर पावर रिले। अगर जो आपने सेट किया है, मतलब अंडर वोल्टेज रिले जो है हम देखेंगे, इसमें क्या है कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज से अगर कम है वोल्टेज तो भी ऑपरेट करने की बात है। अंडर करंट जो है उसमें जो सेट कर देते हैं उससे अगर कम है तो ऑपरेट करते हैं। ये स्पेशल रिलेज होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादा यूज है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शनल रिले और रिवर्स करंट रिले। ये हम लोग लगाते हैं बेसिकली कि करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स तो नहीं हो रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स तो नहीं हो रहा है, पावर का डायरेक्शन रिवर्स तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए पढ़ना है, देखेंगे इसको। नेक्स्ट है डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले ये मेजर करता है कितने दूर तक में हमारा फॉल्ट हुआ है, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले ये डिफरेंशियल रिले जो है ये किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए लगाते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के इस तरफ सपोज ट्रांसफार्मर आपका 33/11 का है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 33/11 का है और अगर 33 किलो वोल्ट वाले साइड पे अगर 100 एम्पियर करंट है तो ऑब्वियसली 11 किलो वोल्ट साइड पे 300 एम्पियर होगा, क्योंकि पावर रिमेन सेम, है ना। तो डिफरेंशियल रिले यही चेक करता है कि ये रेशियो सेम है कि नहीं। अगर इधर से 33 किलो वोल्ट साइड से अगर 100 एम्पियर करंट है और 11 किलो वोल्ट साइड में अगर 280 एम्पियर करंट है तो इसका मतलब है कि 20 एम्पियर करंट बीच में ट्रांसफार्मर के अंदर कहीं सर्कुलेट हो रहा है, कहीं कुछ लीकेज जा रहा है, तो डिफरेंशियल रिले वहीं पे ऑपरेट करेगा। इसका नाम ही है डिफरेंशियल। ये डिफरेंस चेक करता है ना, कि इस साइड और इस साइड में डिफरेंस है क्या। अगर डिफरेंस होगा तो वो ऑपरेट करेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका डिफरेंशियल रिले। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइमिंग या ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। देखिए ये जो टॉपिक है ना ये आपके नोट्स में नहीं होगा, आप इसको बोर्ड से ही देख करके नोट कर लेंगे। तीनों क्लासिफिकेशन जो है इस तरह से नोट्स में नहीं जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको आप बोर्ड से कॉपी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। टाइमिंग के हिसाब से भी रिलेज का क्लासिफिकेशन है कि कौन रिले कितने टाइम पे ऑपरेट करेगा। जैसे इंस्टेंटेनियस, अब देखिए आप एक बात और समझिए, ऐसा नहीं है कि एक रिले ओवर करंट रिले आता है, एक रिले इंस्टेंटेनियस आता है, ऐसा नहीं है। जैसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इंस्टेंटेनियस रिले जिसका टाइमिंग 0.2 सेकंड से कम टाइम में ट्रिप कर जाए, ऑपरेट कर जाए। फिर डेफिनिट टाइम लैग रिले। डेफिनिट टाइम लैग रिले जो है वो चाहे जैसे मान लीजिए अगर आपने सेटिंग किया 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर सेट किए, अब या तो करंट 10 एम्पियर हो या तो करंट 2.6 एम्पियर हो, ये रिले उतना ही टाइम लेगा। सपोज जितना 1 सेकेंड अगर है तो वो रिले उतना ही टाइम लेगा, चाहे ऑपरेटिंग क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना भी हो।
आपने सेट कर दिया 1 सेकेंड, तो ऑपरेटिंग क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चाहे कितना भी हो, रिले उतना ही टाइम लेगा, 1 सेकेंड ही लेगा, ठीक है। उसकी टाइमिंग जो है वो ऑपरेटिंग क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डेफिनिट टाइम लैग रिले। नेक्स्ट है इनवर्स टाइम लैग रिले। इनवर्स टाइम लैग रिले में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो ऑपरेटिंग क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना कम टाइमिंग, ठीक है। तो आपने सेट किया कोई टाइमिंग 1 सेकेंड या जो भी है, तो जैसे आपने सेट किया 2.5 एम्पियर और इस तरह से 1 सेकेंड, तो जितना ज्यादा करंट होगा ना उतना कम टाइम लेगा, है ना। और जितना कम करंट होगा उतना मतलब उससे ज्यादा टाइम लेगा। टाइम तो ज्यादा नहीं लेगा, बट कंपैरिजन की बात करें, इट इज टाइमिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपरेटिंग क्वांटिटी। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप का जो आपका रिले है वह इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले, आईडीएमटी रिले, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम लैग रिले। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने सेट किया 2.5 एम्पियर, ठीक है, तो उसमें एक रेंज होता है। सपोज आपने 2.5 एम्पियर सेट किया और एक और रेंज आपसे पूछेगा, वो मान लीजिए आपने 4 एम्पियर सेट किया, तो होगा क्या कि 2.5 एम्पियर से 4 एम्पियर के बीच में अगर फॉल्ट करंट होगा तो उतने देर के लिए ये इनवर्स टाइप बिहेव करेगा, है ना। मतलब अगर मान लीजिए 3.5 एम्पियर करंट है तो कम टाइम लेगा, और अगर 3 एम्पियर करंट है तो ज्यादा टाइम लेगा, इनवर्स की तरह बिहेव करेगा। और 4 से ऊपर अगर चला गया फॉल्ट करंट का वैल्यू तब तो फिक्स है, तब तो कांस्टेंट, जो 4 के लिए वही उसके ऊपर के सारे के लिए 10 एम्पियर 15 एम्पियर जो भी हो। तो एक रेंज के लिए इनवर्स भी है और उस रेंज के बाहर के लिए ये डेफिनिट भी है। तो एक्चुअली से कैसे कंस्ट्रक्शन होता है कि इस तरह से करता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये एक और क्लासिफिकेशन का टाइप। अब मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि इसमें आपको ABCD 5 टाइप है, इसमें भी आपको 4 टाइप हैं, फिर इससे पिछले वाले में भी 7-8 टाइप था। तो ऐसा नहीं है कि 8, 5, 13 और 7, 20 टाइप के रिले, ऐसा नहीं है ना। क्या है, आपको जो रिले मिलेगा वो मिलेगा ओवर करेंट आईडीएमटी रिले, ओवर करेंट आईडीएमटी रिले, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिले ओवर करंट रिले है और टाइमिंग के हिसाब से ये आईडीएमटी रिले है। मतलब टाइमिंग के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइप का है। और ओवर करंट है तो वो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप होगा या इंडक्शन टाइप होगा, मतलब उनमें से ही किसी टाइप का होगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन मत रखिए कि ओवर करंट रिले अलग होता है, आईडीएमटी रिले अलग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले अलग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर करंट रिले आईडीएमटी रिले ही होगा, टाइमिंग के हिसाब से आईडीएमटी होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी उसकी करंट होगी और उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होगा वो हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप हो या इंडक्शन टाइप। समझ में आ गई बात। तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आखिर रिलेज का इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है ताकि ये इस तरह का टाइमिंग बिहेव करते हैं। तो आगे हम लोग को वही चीज़ पढ़ना है। इसमें अब आज यही रहने देते हैं। अगला टॉपिक है डिजायरेबल क्वालिटीज प्रॉपर्टीज, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिले में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।